हेलो दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं पार्ट 1 के आगे से रूल ऑफ द लॉ। और आज पार्ट 2 पे चलते हैं। हमने बात किया था पिछले वीडियोस में और आज हम फिर से उसी विषय पर चर्चा करते हैं। और आज खास तौर पर देखते हैं रूल ऑफ लॉ विथ रेफरेंस टू इंडिया या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया। तो क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर चूंकि समय की पाबंदी है और बहुत कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें और पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। तो जो मेन चीज़ें वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फटाक से शुरू करते हैं। रूल ऑफ लॉ विथ रेफरेंस टू द इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया। चलिए, क्या है इंडिया में। सबसे पहले यदि इंडिया की बात आती है और रूल ऑफ लॉ की, तो हमने पिछली वीडियो में रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन और बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो आप पिछली वीडियो से देख लिए। अब हम इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में 1959 में। एक कॉन्फ्रेंस सा हुआ, इसको कहा गया 1959 का डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या था आखिर ये 1959 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसमें देखिए रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बने, बहुत सारे नए फैक्ट्स जनरेट किए गए। ये फैक्ट क्या थे, देखिए आपको फटाफट याद भी हो जाएंगे और फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हमने पहले भी बात किया है कि टोटल जो चीज़ें होती है वो होती है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट। तो क्या चीज़ कही गई 1959 की दिल्ली डिक्लेरेशन में, देखिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कही गई कि जो लेजिस्लेचर है वो ऐसा विधान बनाएगा, जो कि विधान बनाने का कार्य होता है कि जो बिल्कुल विधि के संगत हो, किसी भी तरीके से उसमें वैधानिक की चीज़ें समावेश की जाए, अवैधानिकता का बिल्कुल अंश नहीं होना चाहिए। और बेसिकली चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक उद्देश्य ही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो इसी फेवर में जो लेजिस्लेचर है वो अपने रूल्स, रेगुलेशन, विधेयक बनाएगा। तो फर्स्ट ये चीज़ की प्रॉम्प्टली वहाँ ये बात कही गई 1959 की दिल्ली डिक्लेरेशन। दूसरी बात ये कही गई कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी तरीके से, यदि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात होती है या प्रत्यायोजित विधान बनाने की बात होती है, तो किसी तरीके से भी इस तरीके का विधान नहीं बनाएगा जो पब्लिक इंटरेस्ट के बाहर हो या लोक हित के लायक ना हो। उसमें ये भी कहा गया कि किसी तरीके से जो उसको शक्तियां प्रदत्त की गई हैं इस संबंध में, किसको, एग्जीक्यूटिव को, तो वो किसी भी तरीके से इसका मिसयूज नहीं करेगा। भाई मिसयूज नहीं करेगा तभी तो फिर सही रूल ऑफ लॉ लागू होगा, सीधी और स्वाभाविक सी बात है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जैसे कि आर्टिकल 50 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन किया गया है, ऐसे ही यहाँ जुडिशरी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उसे बिल्कुल फ्री रख गया कि किसी भी तरीके से यदि कहीं भी किसी चीज पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो आपको करनी है, और जुडिशरी, न्यायपालिका उसको स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्यक्षेत्र संभालेगी और बखूबी अपने कंट्रोलिंग पावर का रूल अपनाएगी। तो इस तरीके से जो 1959 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन था वो रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़ा सपोर्टिंग था, खासतौर पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और भी बहुत सारी चीजें घटी हैं। अब हम चलते हैं फटाफट आपको कि रूल ऑफ लॉ का जो बेनिफिट मिला, जो इम्पोर्टेंस रहा इंडिया के तारतम्य में, वो क्या रहा। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, रूल ऑफ लॉ से हुआ ये कि सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है, तो ये रूल ऑफ लॉ अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए ही बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे इसका प्रिजम्पशन है, जो इसकी चीजें हैं, जो इसके ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, जिस ध्येय के साथ ही बनाया गया, तो रूल ऑफ लॉ उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी चीज है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहूंगा आर्टिकल 32, जी हाँ, जो कि लागू इन्फोर्स किया जाता है प्रोटेक्शन पे। किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई करता है तो वहाँ उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई आप इस तरीके से वायलेशन फंडामेंटल राइट का नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ ऐसी करे तो 32 का यहाँ भी रूल ऑफ लॉ के फेवर में हम देखते हैं। जो आर्टिकल 32 विच इज जस्ट गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन रूल ऑफ लॉ में होता है। और कोई भी हमारे जो अधिकार है उनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है रूल ऑफ लॉ के थ्रू ही, उसका ये एक फीचर ही मान सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 14 की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आर्टिकल 14 जो है, जो इक्विटी बिफोर द लॉ बताता है, समानता का अधिकार देता है सारे सिटीजन्स को।
तो ये भी इसी का फीचर है, इससे भी यहाँ परिलक्षित होता है कि हाँ भाई रूल ऑफ लॉ है कि सबके साथ इक्वलिटी का या इक्विटी का सामान्य तौर पर जो व्यवहार है वो समानता का व्यवहार यहाँ किया जाना आवश्यक है। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं तो जो रूल ऑफ लॉ है वो मनमानापन, जो आर्बिट्रेटनेस हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि जो प्रशासन को शक्तियां दी गई हैं उसका मिस यूज ना करे, किसी तरीके से दुरुपयोग ना करे, मनमानापन ना दिखाए, तो रूल ऑफ लॉ इसको भी प्रतिबंधित करता है कि किसी तरीके से प्रशासन का किसी तरीके से कोई मनमानापन नहीं चलेगा। तो ये रूल ऑफ लॉ है। तो सारे जो भी रूल्स होंगे वो रिजनेबल होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए, तभी तो रूल ऑफ लॉ का सही मायना साबित होगा और रूल ऑफ लॉ का सही डेफिनेशन प्रूफ होगा। तो ये सारी चीज़ें थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से हमने समझा, और बेसिकली जो मॉरलिटी होती है उस बेस पर भी हमने समझा कि कैसे औचित्यपूर्ण होना चाहिए, कोई मनमानापन नहीं होना चाहिए। आशा है आपको रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।